वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पिछले 2 लेक्चर्स में इसका इंट्रो ले चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मेजर पार्ट है दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो हैं मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे एटम्स की एनर्जी स्टेट उनके ऑर्बिटल होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, आफूबा प्रिंसिपल को फॉलो करके, पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करके, हर्ट्ज रूल को फॉलो करके। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हमने अगले 3 लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाना है। जैसे कि हाइड्रोजन में, जैसे कि H2 में, He2 में, Li2 में, Be2 में, C2 में, N2 में एट्सेट्रा, O2 में, F2 में, Ne2 में। यहाँ तक आपका सिलेबस है नियोन 2 तक। क्योंकि हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं। तो इसमें आपने इसकी जो शुरुआत है वो इस तरह से करनी है। ये जो दिखाए हुए हैं ये जो डायग्राम है वेकेंट डायग्राम है, यानी कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया गया। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। तो 1s और 1s अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब 1s और 1s ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और आपको चार्ट भी पिछली वीडियो में लिख के दिखाया, चार्ट में बताया कि जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1s और 1s कंबाइन करके एक तो सिग्मा 1s बन जाएगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बन जाएगा। यानी 1s और 1s कंबाइन करेंगे, एक सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। नीचे से ऊपर तक जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है, नीचे से ऊपर तक जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि 1s की एनर्जी जो है वो 2s के कंपैरेटिवली कम है, और 2s की एनर्जी 2p के कंपैरेटिवली कम है। जो हम आफूबा प्रिंसिपल में करते थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए, बस ये दिखाया है कि 1s और 1s ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये लिखा हुआ है ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी लेफ़्ट साइड पे जितने भी हैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और एक्सट्रीम राइट साइड पे जो हैं ये भी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और सेंटर में जो हैं ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो जब 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब चार्ट बना के दिया था पिछली वीडियो में, लास्ट में बिल्कुल जाके, जब 2s और 2s ओवरलैप करते हैं तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, एक बॉन्डिंग 2s मिलेगा, एक एंटी बॉन्डिंग 2s मिलेगा, और इनके साथ बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये जो स्टार का साइन है ये एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये एनर्जी जो है नीचे से ऊपर तक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास जो है वो p ऑर्बिटल आ गया। तो p ऑर्बिटल में 2px है, 2py है, 2pz है, 2px है, 2py है, 2pz है। 2px और 2px जब कंबाइन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई 2px हो गया। 2py और 2py जब कंबाइन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई 2py हो गया। और 2pz और 2pz जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, सिग्मा 2pz हो गया। तो सिग्मा 2pz को ऊपर बनाया, पाई 2px और पाई 2py को नीचे बनाया। ये रीज़न मैं आपको
बाद में बताता हूँ। वैसे जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको नीचे होना चाहिए था लेकिन ये ऊपर है, तो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग सो। तो जैसे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, इसी तरह से ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। गॉट इट? क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये थे, 3 ये थे, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए ना। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा था कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, 3 इस तरफ है 2px 2py 2pz और 3 राइट साइड पे है 2px 2py 2pz। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 में से 3 जो हैं नीचे बॉन्डिंग होंगे और 3 जो हैं वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी भी देख लीजिए, अगर 1s और 1s भी कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग नीचे है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर है। 2s और 2s कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग नीचे है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर है। 2px 2py 2pz कंबाइन करते हैं 2px 2py 2pz के साथ तो बॉन्डिंग जो है नीचे है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर है। दिस क्लियरली शोज दैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो में बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन की वजह से उनकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी जो है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इफ़ समबडी आस्क्स मी कि सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आई वुड क्लियरली से सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल बिकॉज हिज एनर्जी इज लेसर देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो डायग्राम्स हैं तो ये जो सेंटर में ऑर्बिटल हैं ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ऑल ऑफ देम आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है? लेफ्ट और राइट पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल रखे हैं और सेंटर में हमने क्या रखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखे हैं। अभी तो हमने इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाले, जब इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को Nb कहा जाता है और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको Na कहा जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को Nb कहा जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को Na कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि Nb और Na होता क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज Nb, ठीक है? Nb का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Nb Na का मतलब पता चल गया। इसी तरह से ये भी लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको Nb बोलेंगे। जो स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग और उनके इलेक्ट्रॉन को Na बोला जाएगा। सो अब आपको पता चल गया अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज Nb, whereas electron present in anti-bonding molecular orbital are called as Na। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल की डायग्राम में एक ट्विस्ट है। ये जो डायग्राम है
ये एप्लीकेबल है H2 के लिए, He2 के लिए, Li2 के लिए, Be2 के लिए, B2 के लिए, C2 के लिए और N2 के लिए। यानी एटॉमिक नंबर 1 के मॉलिक्यूल से लेके एटॉमिक नंबर 7 के मॉलिक्यूल तक, यानी कि नाइट्रोजन तक। दिस डायग्राम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर O2, F2 एंड Ne2। और मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मतलब 2 वाले होने चाहिए, 3 वाले नहीं होने चाहिए। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़ के O2, F2 और Ne2। यानी कि दिस डायग्राम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर Ne2। ये डायग्राम Ne2 के लिए, F2 के लिए, O2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? दिस इज एप्लीकेबल फॉर He2, H2, हाइड्रोजन, हीलियम, Li2, Be2, C2 and N2। H2, He2, Li2, Be2, C2, N2। एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 7 तक के डायटॉमिक मॉलिक्यूल तक के लिए ये एप्लीकेबल है। दिस डायग्राम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर O2, F2 एंड Ne2। ठीक है, तो अब ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है और उनके लिए यानी O2, F2 और Ne2 के लिए ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 2 के लिए ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? और इनके लिए अगर डायग्राम बनानी है, O2, F2 और Ne2 के लिए अगर डायग्राम बनानी है तो उसमें कुछ चेंज आएगा, छोटा सा चेंज आएगा। वो चेंज मैं आपको बताता हूँ। जब O2, F2 और Ne2 का केस आएगा तो ये जो सिग्मा 2pz वाला कॉलम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये नीचे अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब सिग्मा 2pz की जगह ये नहीं है बल्कि यहाँ पे है। मतलब ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। मैं अगली डायग्राम में दिखाता हूँ, पर पहले यहाँ पे समझा दूँ। O2, F2 और Ne2 की डायग्राम में सिग्मा 2pz का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि सिग्मा 2pz जब नीचे आएगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2pz के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, इनके बीच में स्पेस बहुत होता है, तो कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। लेकिन ये जो डायग्राम है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरोन के लिए, कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, वहाँ पे इनिशियली सिग्मा 2pz होता ही यहाँ पे है। लेकिन यहाँ और यहाँ इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो ये जंप करके गुलाटी मार के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जो अगली डायग्राम होगी O2, F2 और Ne2 के लिए, दिस ऑल इज गोइंग टू बी सेम, सारी की सारी सेम होगी। बस इसको देख लो ध्यान से कि ये जो सिग्मा 2pz है O2, F2 और Ne2 में नीचे आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सिग्मा 2pz नीचे आ गया बिकॉज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2pz के केस में सिग्मा 2pz के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? O2 के लिए, F2 के लिए और Ne2 के लिए। इन तीनों मॉलिक्यूल में
इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन अगर जब होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, तो इसलिए ये अपनी जगह पे ही रहता है। तो बेसिकली सिग्मा 2pz को अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। बाकी सारी की सारी डायग्राम वैसे ही है, 1s कंबाइन करके एक सिग्मा 1s एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनाते हैं। तो सिग्मा 1s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं Nb, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं Na, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली सिग्मा 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो Nb है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो Na है, एंड सो ऑन। ठीक है कि बॉन्डिंग में Nb मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में Na यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो पहले डायग्राम दिखाई थी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए, उसमें सिग्मा 2pz यहाँ नहीं था, यहाँ था। और O2, F2 और Ne2 की डायग्राम में सिग्मा 2pz जो है अपनी जगह पे वापस आ गया। मैंने नोट्स में इसका क्वेश्चन भी बनाया और उसका आंसर भी लिखा है, और आंसर में यही लिखा है। अब पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, सुनिए, फिर मैं अगला पार्ट फिर आप मेरे से अगला पार्ट जो है वो समझना शुरू कीजिए वीडियो को, या अगला पार्ट जो है वीडियो का देखना शुरू कीजिए। तो बेटा जी, आई एम वेरी श्योर कि आपने ये दो डायग्राम्स जो हैं वो अच्छी तरह से देख ली कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक की जो डायग्राम है उसमें सिग्मा 2pz जो है पाई 2px पाई 2py के ऊपर है, और जो O2, F2 और Ne2 की डायग्राम है उसमें सिग्मा 2pz अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। वाई एम सेइंग लाइक दिस कि सिग्मा 2pz अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है? एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है पाई के कंपेरेटिवली। अगर ज़्यादा स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी की वजह से इसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, तो इसको नीचे होना चाहिए, तो ये नीचे है O2, F2 और Ne2 के केस में। तो फिर पहले वाले के केस में ये ऊपर क्यों चला गया? हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक ये ऊपर क्यों चला गया? ऊपर इसलिए चला गया कि उन मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम था, तो इनके इलेक्ट्रॉन रिपेल करते थे, तो ये जंप करके ऊपर चला जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने ये चीज़ वीडियो में पॉज करके सुनी होगी, और अब मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ। तो ये डायग्राम हमने अभी तो आपको पहली बार बताई है, और ये वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ है। एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s 2s 2px 2py 2pz, और राइट हैंड साइड पे भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और सेंटर में जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए, पर आपको Nb और Na का मतलब बता दिया है, और आपको ये भी बता दिया है कि, और ये कल की वीडियो में भी बता दिया था कि जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है वो नीचे होता है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है वो ऊपर होता है। अब एक चीज़ को मैं 50 बार इस लेक्चर में बता चुका हूँ, और नीचे से ऊपर तक जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सेलेंट फीचर जो पहला लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पढ़ा था, सेलेंट फीचर्स में जो लास्ट फीचर आपको बताया था उसमें बताया था कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको तीनों रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आफूबा प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा, हर्ट्ज रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद मैं ये डायग्राम्स जो हैं हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और कुछ आपको भी बनाने के लिए दूंगा, वो आपने बनानी है। तो मेरे पास आगे है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंसेस। तो पहले आप देख लो कि ये जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और जिनमें पाई बॉन्ड बनता है ये
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको जो कल के लेक्चर की डायग्राम्स जो हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए कि 1s और 1s ओवरलैप कर रहे थे, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। और जब क्रस्ट और ट्रफ ओवरलैप कर रहे थे 1s और 1s के, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। ठीक है, 2s और 2s के साथ भी ऐसे ही था। फिर मैंने आपको बताया था कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इस तरह से होते हैं, जब 2px क्रस्ट और क्रस्ट ओवरलैप करते हैं तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जब 2pz और 2pz ओवरलैप करते हैं तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको बना के कल के वीडियो में दिया था कि जब 1s और 1s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2s और 2pz ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा, 2pz और 2pz ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, 2px ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड, 2py ओवरलैप करते हैं तो भी पाई बॉन्ड बनता है। ये मैंने आपको रीकैप करवा दिया। अब मुझे ये डिफरेंसेस करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रादर ये आप अपने आप भी गो थ्रू करेंगे तो आपको जल्दी से समझ लग जाएगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक लाइन इमेजिनरी हम पास कर रहे हैं, डॉटेड लाइन, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये ओवरलैप करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बार बता चुके हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब वो ओवरलैप करते हैं तो साइड वेज ओवरलैप करते हैं। ये देखिए इनकी साइड ऊपर और नीचे साइड ओवरलैप कर रही है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से ही इनके दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। एक ऊपर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। ये था पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस में हमने बताना है कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब कि ये अच्छी तरह से ओवरलैप कर जाते हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली कम होती है। क्लियर है? अच्छा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे आ जाते हैं। इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली ईजियर होता है। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है, स्ट्रॉन्गर है, ओवरलैपिंग उसमें लार्जर है, मतलब वो एक दूसरे को एटॉमिक ऑर्बिटल अच्छे से पकड़ के रखते हैं। पाई बॉन्ड में जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं साइड से टच ही कर रहे हैं तो इनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है तो ये ब्रेक करना जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये मैं डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए का था, ये एटम बी का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप कर गए। ये दोनों के न्यूक्लियस हैं। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ओवरलैप कर रही है तो एक बड़ी क्रस्ट बन गई और एक बड़ी ट्रफ बनेगी। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो अब उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए। इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट, ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन थे उसको बी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अब ए और बी रहे ही नहीं, अब रादर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। ए और बी रहे ही नहीं। जब मैंने आपको सेलेंट फीचर्स कराए थे तो सेलेंट फीचर्स में क्या मैंने आपको ये बताया नहीं था कि जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की इंडिविजुअलिटी मतलब कि उनका जो
अपना आइडेंटिटी था वो लूज़ हो जाता है और आइडेंटिटी उनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और नई तरह के ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी डायग्राम देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसकी और इसकी शक्लों को देखो तो इसमें क्या आपको एटम ए और एटम बी नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, तभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास 2 अंडे हैं, ठीक है, 2 अंडे आपने क्या कर दिए? तोड़ दिए। तोड़ दिए नहीं, तोड़े उसमें किसी कंटेनर में, सिर के ऊपर नहीं तोड़ने किसी के। आपको पता चलेगा आप सिर के ऊपर तोड़ रहे हो। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 अंडे आपने तोड़ दिए और उसको अच्छी तरह से चम्मच की हेल्प से या शेकर की हेल्प से शेक कर दिया। तो आप बताइए कि अंडों का जो यॉक था, जो पीला जर्दी होती है उसकी, वो आपको अब पता चलेगा कि 2 अंडों के में से कौन से अंडे की यॉक कौन से अंडे के साथ मिक्स हो गई है। क्योंकि आपने तो जब ऑमलेट बनाना है तो आपको उस ऑमलेट में पता चलेगा कि अंडे ए की, एक अंडे का नाम ए रख लो, एक का बी रख लो, तो क्या आपको पता चलेगा कि ऑमलेट के अंदर अंडे ए की यॉक कहाँ पे और बी की यॉक कहाँ पे है। इसी तरह से जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जब वो बन जाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, फिनिश। जैसे 2 अंडे ए और बी को तोड़ा, ऑमलेट बनाया, तो अंडे खत्म, अंडों की आइडेंटिटी खत्म। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हमें कितनी तेजी से बोलना पड़ता है, मोनोलॉग हो गया ना एक तरह का, और आप मज़े लेके सुनते हो। और आपका वाईट्यूब स्टूडियो पे जो लिसनिंग या वॉचिंग टाइम आता है वो आता है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। वीडियो मेरी जाती है 35 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट। तो आप क्या 12 मिनट का वीडियो सुनते हो? बाकी मतलब लगा के किचन में चले जाते हो? क्या करते हो आप? चलो थर्ड डिफरेंस पे आते हैं। थर्ड डिफरेंस जो है उसमें बताना है कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग ऊपर भी हो रही है, ओवरलैपिंग नीचे भी हो रही है, चाहे साइडवेज है चाहे बहुत वीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नीचे होता है। किसके ऊपर और किसके नीचे होता है ये तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है। तो ये जो डॉटेड नीली वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मेरे ख्याल से 10th ऑफ टाइम आई एम रिपीटिंग दिस डॉटेड लाइन इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पंजाबी में बताऊं, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੰਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ एक्सिस। मतलब न्यूक्लियस ਨੂੰ फाड़ के बाहर निकल गई। तो ये जो रेड कलर के 2 डॉट्स हैं ये 2 न्यूक्लियाई हैं, और इनके यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन पास कर रही है दैट्स एन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक नीचे है। ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस हो गया? नहीं, ये 2 न्यूक्लियस हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब क्रस्ट, नेगेटिव साइन का मतलब ट्रफ। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चौथा डिफरेंस है कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बहुत सिमेट्रिकल होता है, और लेकिन जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। ऊपर भी होता है, नीचे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे 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 का, ठीक है, हो सकता है। तो इसलिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नहीं कहते।
वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स हम बनानी शुरू करेंगे हाइड्रोजन के आयन के साथ, H2+ के साथ। कैसे बनाते हैं देखिए, ये हमारे पास है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने वो डायग्राम्स में बताया था कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में, कि सिग्मा 2p z जो है वो नीचे क्यों होता है। ये देखिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की डायग्राम में सिग्मा 2p z नीचे है, और इन तीनों को छोड़ के, O2, F2, Ne2 को छोड़ के, H2, He2, Be2, C2 और Li2 और N2 के बीच में जो सिग्मा 2p z है ऊपर है। उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? मैं आपको बहुत सारे पॉजेस भी देता हूँ बीच में, तो ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ आपको आज के लेक्चर में जो लास्ट करवानी है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। ये शुरू हुई और ये चलेंगी अगले 4 दिन। तो सबसे पहले हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम करनी है वो हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए करनी है। कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। हाँ जी बच्चे, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को जो मैं आपको आज पहली कराने जा रहा हूँ, तो ऐसी हमने ऑलमोस्ट 15 to 20 डायग्राम्स करनी है, और सारी मतलब ईजियर हैं। तो पहली डायग्राम को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। मैं जो पहली डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ वो हाइड्रोजन आयन के लिए बना रहा हूँ, H2+ आयन के लिए। तो किताब में इस तरह से नहीं लिखा होता, तो आपने ये मेरा मेथड जो है वो फॉलो करना है अच्छी तरह से। H2+ का मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन है और एक H+ है। आप इन दोनों को ऐड करो तो क्या H2+ नहीं आ जाएगा? H और H क्या हो गया? H2। एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो H+H+ इज H2+। तो H2+ में एक हाइड्रोजन है, एक H+ है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डेफिनेटली 1 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। ये H+ है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, पर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, पर जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करना है, तो एक ही तो होता है बेचारे के पास, 1s1 होना था, जैसे ऊपर है 1s1, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, छिन गया, तो इसके पास क्या बचा? 1s0। यानी अब आपको ये पता चल गया कि आपने H2+ को किस तरह से लिखना है, H और H+। H की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, H+ की 1s0। ऐसा क्यों किया? इसको 2 पार्ट में, H2+ को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया? आपको याद होगा कि हमने जो डायग्राम बनाई थी, हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे और बीच में हम क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। तो आप किस तरफ H को रखना चाहते हो, लेफ्ट या राइट? योर चॉइस। तो चलो मैंने हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड पे रख लिया, 1s1। ये हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया, एनर्जी इस तरफ इंक्रीज कर रही है, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। राइट हैंड साइड पे मैं H+ लिख लेता हूँ, ये 1s0 है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये वेकेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन प्लस आयन ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों के पास मिला के एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताया था कि जब
दो एटम, और अब यहाँ पे एक एटम और एक कॉइन जब ज्वाइन करेंगे तो दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन एक है, तो नेचुरली इसकी एनर्जी कम है, तो नेचुरली पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर ही एंटी बॉन्डिंग पे जाएंगे, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दीजिए। और जब 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। सिग्मा 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वी शैल राइट इट एज ए सिग्मा 1s1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो हम फिल ही नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला तो फिर खाली रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनबी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको Na कहते हैं। पर चलो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस डायग्राम में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो हम इसको Na ज़ीरो ही हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो डायग्राम खत्म। और सारी डायग्राम क्यों नहीं बनाई? ज़रूरत नहीं है ना सर? बेटा ज़रूरत ही नहीं है सारी डायग्राम की, क्योंकि सारी डायग्राम तब बनाएंगे जब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप अगले लेक्चर्स में देखते जाना, लाइक कल आप लेक्चर देखेंगे, फिर उससे अगले दिन देखेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा डायग्राम जो है वो ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, और जब Ne2 पे तक चले जाएंगे, F2 पे और O2 पे चले जाएंगे, तो वो जो सारी डायग्राम पीछे आपको खाली दिखाई थी विदाउट इलेक्ट्रॉन, वो सारी यूज़ हो जाएंगी। लेकिन डायग्राम उतनी यूज़ होनी है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारे पास ले दे के इलेक्ट्रॉन ही एक था, तो हम 1s पे ही अपनी डायग्राम को फिनिश कर देंगे। इज़न्ट इट एन वेरी गुड थिंग? तो चलो, अब इसमें चार चीज़ें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में फाइंड आउट करनी होती हैं। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है और उसको कहते हैं एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है बताइए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। 1 और 1 कंबाइन कर रहे हैं तो 1, S और S कंबाइन कर रहे हैं तो S, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 1s1। वन थिंग इज डन। गॉट इट गाइस? तो चलो, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आगे हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि H और H+ के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फ्रैक्शनल है। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी जैसे O2 है, O2 में डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलेगा। सपोज नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन N2 में 3 बॉन्ड होते हैं, 2 नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा। तो देखते हैं वो जब आएगा हम H2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत ही सिंपल है, 1/2 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गोल डाल देना यार, Nb माइनस Na। Nb क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 1/2 तो लिखना ही है, 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, 0 मतलब 0। ठीक है, 1/2 इंटू 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कभी नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 पे जाके फुल स्टॉप, 3 से ज़्यादा नहीं होगा।
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है? अरे सोचो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि बॉन्ड है ही नहीं है दो एटम्स के बीच में। जैसे मतलब कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें He2 आएगा, हीलियम 2। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलेगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलेगा तो आपने झट से कह देना यार इसके बीच में, दो हीलियम के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो इसका मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमने H2 प्लस ऑयन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकाला 0.5। ये पॉजिटिव है। जब तक बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा मॉलिक्यूल या ऑयन जो है स्टेबल होगा। थर्ड फैक्टर दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर, जहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बताया था। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पहला भी है और आखिरी भी है। वैसे लास्ट में देखना होता है, पर इसमें तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पहला भी बोल सकते हैं, लास्ट भी बोल सकते हैं। तो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? पैरामैग्नेटिक। बताया था पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन, क्या बताया था? पैरामैग्नेटिक substances are those substances which have unpaired electron in their outermost orbital। दोबारा से बताऊं, पैरामैग्नेटिक substances are those substances which have unpaired electron in their valence या लास्ट या आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। अगर आपको ये भूल गया है कि आपने यहाँ कहाँ पे पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पेज निकाल लेना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो आपने अपनी कॉपी पे लिखा है उसका लास्ट पेज निकाल लेना। लास्ट पेज पे मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, पर अभी मैं पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और डायमैग्नेटिक में ऑपोजिट होता है। जब डायमैग्नेटिक की डायग्राम आएगी तब आपको बता दूंगा। चौथा एंड द लास्ट थिंग इज स्टेबिलिटी। उसने पूछा है कि क्या H2 प्लस स्टेबल होगा या नहीं होगा, तो हम कहेंगे स्टेबल होगा। उसका रीज़न हमने बताना है कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर निकला है वो 0 से ग्रेटर है, और इसकी 0 से ग्रेटर है तो मतलब पॉजिटिव हो गया। जब तक आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव निकलेगा तब तक है जान, यानी कि मॉलिक्यूल या ऑयन एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर चाहे 0.5 निकला है तो फिर भी हम कहेंगे इज ग्रेटर देन 0, सो मॉलिक्यूल इज स्टेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 के मल्टीपल में 3 तक होते हैं। 0.5 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब आप ऐसे मत कहना सर 1.2 हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। सर 1.3 हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। 0.5 के मल्टीपल से 0.5 1 0 1.5 2 2.5 3, दैट्स ऑल। 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे, 0.5 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 1.5 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 2.5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, ठीक है। और 0 वाला भी आ जाएगा, यस। ये सारे मैं अगले 3 या 4 दिन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म करके फिर हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से समझ लग रही है। आज के लिए मैं इतना ही आपको करवाना चाहूँगा। ऑलरेडी द वीडियो इज़ बिगर एंड आई शुड कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच।
Love you all. See you tomorrow. Great day.